जब गिमजू सियोजिन से ये पूछती है कि तुमने मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ा था, तो वो बताता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता था। फिर हमें पास्ट का वही सीन दिखाया जाता है कि जब सियोजिन उसे ये कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बनकर नहीं रह सकता क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और फिर उसे किस कर लेता है। तब उसके बाद वो बहुत खुश था। उसने उसके लिए रिंग ली थी और उसे प्रपोज करना चाहता था, लेकिन तब उसने गिमजू की बातें सुन ली थी कि वो उसे बस एक फ्रेंड समझती है और वो उसकी सिर्फ देखभाल कर रही है क्योंकि उसके पास कोई भी नहीं है, इसलिए वो उससे दूर जा रहा था। गिमजू को भी जब उसके जाने का पता चलता है तो वो सीधा एयरपोर्ट पहुंचती है। उससे पूछती है कि तुम मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। उस पर गुस्सा करती है कि तुम बिना मुझे बताए कहाँ जा रहे हो, ना कोई मैसेज ना कोई कॉल। तो वो कहता है कि मैं हर बात को तुम्हें क्यों बताऊं, हम लवर्स नहीं हैं, हम बस फ्रेंड्स हैं। उसका ऐसा आंसर सुनकर तो वो भी चौंक जाती है कि मतलब तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। वो पढ़ाई के लिए यहाँ से बाहर जा रहा था और फिर चला जाता है। प्रेजेंट में वो उसे वही बात बताता है कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी, तुम मेरे लिए वैसा फील नहीं करती थी जैसा मैं करता था, मुझे बस एक दोस्त मानती थी, मेरे पास कोई नहीं था इसलिए मेरी केयर कर रही थी, पर गलती मेरी थी कि मैंने ही गलत समझा, मुझे लगा जो मैं फील करता हूँ वही तुम भी करती हो, इसलिए मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया था। तो वो उसे सॉरी बोलती है, लेकिन वो कहता है कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए इस तरह से तुम्हें छोड़कर जाने के लिए, तुम्हें हर्ट करने के लिए सॉरी। लेकिन वो सब पुरानी बातें थी, गिमजू भी कुछ बोल नहीं पाती। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब सियोजिन ने गिमजू के लिए वो गिफ्ट लिया था, वो उसे ही देख रहा था कि तभी अचानक से कोई दरवाजे पर नॉक करता है। वो दरवाजा खोलता है तो एक आदमी था जो उसे धक्का देकर अंदर घुस जाता है। वो आदमी खुद को उसका डैड बता रहा था और उससे पैसे मांग रहा था। तो वो कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि आप मेरे डैड हो, मुझे छोड़ने के बाद अचानक से आ गए, आपके उधार मैं क्यों चुकाऊं। तो वो आदमी गाली गलौज करने लगता है, उससे मारपीट करता है। उसे वहां पर आई लव यू गिमजू वाला नोट भी मिलता है। ये देखकर कहता है कि पैसे तैयार रखना, नहीं तो इस लड़की को मार डालूंगा। और असल में यही वजह थी कि सियोजिन गिमजू को इस तरह बिना बताए छोड़कर जा रहा था, लेकिन उसने झूठ बोला था कि वो पढ़ाई के लिए जा रहा है। तब गिमजू उसके सिर पे चोट का निशान देखती है, पूछती है कि ये क्या है, पर वो उसे मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसलिए कह देता है कि तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रही हो, अपने काम से काम रखो, दूसरों के काम में मत घुसो। और फिर चला आता है। पर ये बोलकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। प्रेजेंट में गिमजू बस सियोजिन की बातें सोच रही थी, उसे पसंद करने वाली बात वो दिल से निकाल ही नहीं पा रही थी। बिना ड्रिंक के उसे नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए वो ड्रिंक कर लेती है। लेकिन सियोजिन के घर पहुंच जाती है और उसे बता देती है कि वो भी उसे पसंद करती है। तब वो उसे किस करने वाला ही होता है कि गिमजू बेड से नीचे गिर जाती है क्योंकि वो सपना देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। चेकअप के लिए जाती है, सियोजिन को बताती है कि मुझे अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। वो पूछता है कि किस तरह के, तो वो बताते नहीं है। तब वो कहता है कि ड्रिंक नहीं मिल रही है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है, इससे तुम्हें भ्रम हो रहे हैं, ये तुम्हारी शराब छोड़ने के बाद जो बीमारी हो रही है ना उसके सिम्टम है। तब सपने के बारे में सोचकर गिमजू के गाल लाल होने लग जाते हैं। तो वो चेक करने लगता है, पर वो उसे दूर कर देती है, कहती है कि मैं ठीक हूँ। उधर गिमजू के डैड और बहन दोनों ही सियोजिन की लेक्चर की वीडियो देख रहे थे, लेकिन हिंजू का ध्यान तो उसी किस पर अटका हुआ था। उसे लग रहा था कि शायद मुझे भी कोई बीमारी है, जबकि वहाँ सैन तो बहुत ज्यादा खुश था। ली कहता है कि तुम दोनों बस कॉन्सर्ट में गए थे तो ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम अपनी शादी से आए हो। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। वहीं सियोजिन गिमजू के साथ बाहर खाने पे आया हुआ था। फिर खाना खाने के बाद ओनर से कहता है कि खाना मुझे बहुत ही पसंद आया, और फोन पे भी ऐसा ही कुछ कहता है। तो ये सुनकर गिमजू को खांसी आ जाती है क्योंकि उसे वो बात याद आने लगती है जब उसने उसके लिए कहा था कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था। तो उसे थोड़ा अजीब लगने लगता है। दूसरी तरफ गांव में शादी होने वाली थी, तो सब औरतें उसके बारे में ही बातें कर रही थी। तो जब पैसों की बात आती है तो नोजी कहने लगती है कि गिमजू की शादी तो कैंसिल हो गई, तो उसके लिए जो हमने पैसे जमा किए थे वो यूज कर लेंगे। लेकिन फिर गिमजू को नीचे दिखाने का मौका भी नहीं छोड़ती। कहती है कि हर काम में वो फर्स्ट थी, लेकिन शादी में उसकी किस्मत खराब निकली। तो उसकी मॉम कहती है कि एक लड़की कामयाब है तो उसे शादी की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी एक बड़ी कंपनी में काम करती है, उसकी पोजीशन इतनी बड़ी है कि उसे इतनी ज़्यादा छुट्टियां मिली। तो नोजी कहने लगती है कि अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट है तो कंपनी उसके बिना चल कैसे रही है। तो गिमजू की मॉम कहती है कि कंपनी अच्छे एम्प्लॉयज़ को रखने के लिए छुट्टियां देती है, उसका अपने सीनियर्स के साथ बहुत ही अच्छा चलता है। लेकिन फिर जब वो घर पहुंचती है तो गिमजू को उसके कलीग से बातें करते हुए सुन लेती है, जिसमें वो अपने बॉस के बारे में पूछ रही थी कि कल की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। उनकी बातों से मॉम को पता चलता है कि उसने अपने बॉस के साथ लड़ाई की। ये सुन के उन्हें इतना गुस्सा आता है कि जूते फेंक के मारने लग जाती है कि कहीं उसे जॉब से निकाल ना दिया जाए। लेकिन वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने इतना भी कुछ बड़ा नहीं किया है। फिर जब अपने रूम में जाती है तो उसके बॉस का मैसेज मिलता है जिसमें उसने अपनी चोट लगी फोटो भेजी थी। गिमजू कॉल करती है तो वो कहता है कि तुमने देखो मेरा क्या कर दिया है, मुझे बहुत ही ज्यादा चोट लगी है, दर्द हो रहा है, अब मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। तो वो कहती है कि पहले तुमने मुझे मारा था और मेरे पास वहाँ का सीसीटीवी फुटेज है जिसमें सब कुछ दिख रहा है। तो वो इनोसेंट होकर बोलता है कि मुझे तो याद नहीं मैंने कब मारा, और वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है, उल्टा मेरे पास एक विटनेस है जिसने तुम्हें मुझे मारते हुए देखा था, तो अब तुम गई। फिर फोन काट देता है। उधर यूंजू सैन के पास जाती है, कल के बारे में बात करती है कि मैं इतने नशे में थी कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। वो ऐसे दिखा रही थी जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन घबराहट में उसके मुंह से किस वाली बात निकल जाती है। तो सैन हंसने लगता है, फिर उसे अपने दिल की बात बताता है। कहता है कि तुम मेरा पहला प्यार हो, जिस दिन मैं तुम्हें बताने वाला था उस दिन तुमने अपनी शादी के बारे में बता दिया,
लेकिन मैं अभी भी वही फील करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक असली मर्द बनना चाहता हूँ और मैं एकदम से डेट करने को नहीं बोल रहा। मुझे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में पता है, तो तुम्हें जितना टाइम लगे मैं वेट करूंगा। ये कहकर चला जाता है। वहाँ गिमजू ने अपने बॉस को वो वीडियो भेजा था जिसमें साफ जिक्र रहा था कि उनकी हरकत की वजह से गिमजू ने उन्हें धक्का दिया। अब इससे तो वो कुछ कर ही नहीं सकता था, और वो वीडियो सियोजन की कार के डैश कैम की फुटेज का था, यानी कि तब वो वहीं पर था। फुटेज की टाइमिंग से गिमजू को ये भी पता चलता है कि सियोजन वहाँ पर 2 घंटे से उसका वेट कर रहा था। वो खुश होने लगती है कि वो मेरा वेट क्यों कर रहा था। अगले दिन गिमजू की मॉम को देखते हैं, वो कुछ दिन छुट्टियां बनाने सोच जा रही थी कि मुझे भी अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, घूमूंगी फिरूंगी, दोस्तों से मिलूंगी, शॉपिंग करूंगी। लेकिन उनके हस्बैंड उन्हें रोक रहे थे क्योंकि वो उनके बिना नहीं रह सकते थे। लेकिन वो फिर भी चली आती हैं। उनके जाने के बाद बहुत सारे गेस्ट आते हैं जिन्होंने आज के लिए यहाँ बुक किया था, तो अब इन्हें ही उन सबको हैंडल करना था। उनकी खातिरदारी करते करते गिमजू इतना थक गई थी कि पार्क में रेस्ट करने चली जाती है कि तभी वहाँ पर एक ड्रोन आता है जो कि हेमी का था। इस बार भी वो गिमजू को सुनाने लगती है कि तुम सियोजन से दूर क्यों नहीं रहती हो, तुम उसके साथ खाने के लिए गई, उसके आगे पीछे घूमती रहती हो, उसे बहुत कुछ बोलने लगती है। गिमजू उसे समझाती भी है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो तो उसे ड्रोन से ही डराकर भगा देती है। बाद में गिमजू अपनी फ्रेंड योंग से मिलती है जो कि क्लिनिक में ही काम करती थी। वो उससे हेमी के बारे में पूछती है कि उसे मुझसे क्या दिक्कत है और वह सियोजन की लगती क्या है जो उसके बारे में इतना कुछ बोलती रहती है। तो वो बताती है कि हेमी सियोजन के लिए बहुत स्पेशल है। सियोजन के स्ट्रगल टाइम में उन्होंने उसका बहुत साथ दिया, और तो और वो उसके साथ साथ यहाँ भी आ गई। ये सुनकर वो सोचने लगती है कि शायद उन दोनों के बीच कुछ तो है। तभी सियोजन का कॉल आता है, तो वो उसे रनिंग के लिए बुलाता है। वो उससे मिलने जाती है, लेकिन रनिंग के लिए मना कर देती है कि अकेले करो, क्योंकि मैं मॉम की वजह से परेशान हूँ। यहाँ मैं इतना परेशान हो गई हूँ, मेरी हेल्प करने के बजाय वो छुट्टियां मनाने चली गई, उन्हें बस अपनी पड़ी है। तब वो बताता है कि उन्हें जाने के लिए मैंने ही कहा था, वो मेरे पास आई थी, वो बहुत परेशान थी, उन्हें तुम्हारी चिंता हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि दूसरों से पहले अपने ऊपर ध्यान दो, आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, पहले उन्हें हैप्पी और हेल्दी होना पड़ेगा। उन्हें तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता है, अगर ऐसा ही चलता रहा, वो तुम्हारी चिंता करती रही तो वो जल्दी डिप्रेशन में चली जाएंगी। इससे तो गिमजू परेशान हो जाती है। उसे खुद पर गुस्सा आने लगता है कि वो अपनी मॉम के बारे में क्या क्या सोच रही थी। वहाँ उसकी मॉम अपने फ्रेंड्स के साथ थी, लेकिन बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तभी उन्हें गिमजू का मैसेज आता है कि मुझे माफ करना, सब मेरी गलती है, इसलिए मेरी और यहाँ की टेंशन मत लेना, आप बस वहाँ पर एंजॉय करो। फिर कुछ पैसे भी भेज देती है कि जो मन करे वो करना। इससे वो बहुत खुश आती है और अपने फ्रेंड्स को मैसेज दिखाती हैं। ये देखकर तो उनकी फ्रेंड भी कहने लगती है कि तुम कितनी लकी हो, तुम्हें ऐसी बेटी मिली। अगले दिन गिमजू फिर से चेकअप के लिए सियोजन के पास जाती है कि तभी सियोजन को डायरेक्टर का कॉल आता है। उसे एक नई मोबाइल वैन के इंस्पेक्शन के लिए जाने को बोलता है, पर उसका मन नहीं था। तो गिमजू कहती है कि मैं चली आऊंगी। तब वो भी साथ चलने के लिए कहता है। फिर जब वो बाहर निकलने लगती है तो 2 औरतों को बात करते हुए सुनती है, जिसमें से एक वही थी जिसकी बेटे की शादी होने वाली थी। तो वो ये कह रही थी कि वो शादी में गिमजू की मॉम को इनवाइट नहीं करेगी, क्योंकि तब गिमजू भी आएगी तो उनके लिए वो बैड लक हो सकती है। तो सियोजन एकदम से कहता है कि ये सब बकवास है, आप किस जमाने में जी रही हो। उन्हें समझाने लगता है कि तभी उधर योंग गिमजू को एकदम से सामने देखकर डर जाती है। कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इससे सियोजन को पता चल जाता है कि मतलब उसने सब कुछ सुन लिया। वहाँ हिंजू सैन के बारे में ही सोच रही थी, तभी उसे सुनहा दिख जाती है। तो दोनों कुछ खाने लगते हैं। सुनहा उससे कहने लगती है कि क्या तुम्हें नजरों में कोई ऐसी लड़की है जो अच्छी हो, यंग हो और जॉब भी करती हो। वो सैन के लिए ही लड़की देखने के लिए बोल रही थी। तभी सुनहा की सास और नोजी वहाँ आते हैं। सुनहा की सास उसे सुनाने लगती है कि तुम कौन से यंग और जॉब वाली हो, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुम्हारा भाई इतना थोड़ी कुछ खास है। तो वो गुस्से में कह देती है कि आप मुझे बोलो मेरे भाई के लिए क्यों बोल रही हो, और आप देखना मैं उसके लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढूंगी। फिर चली जाती है। इससे हिंजू को थोड़ा अजीब लगता है। वो सोचती है कि उसे सैन के सामने नहीं जाना चाहिए, इसलिए ताइक्वांडो क्लास छोड़ देती है। सैन को जब इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। वहीं गिमजू और सियोजन वो नई मोबाइल वैन क्लिनिक देखने जा रहे थे। दोनों उसी के बारे में बातें कर रहे थे कि उसमें बहुत कुछ नया होगा, बेसिक मेडिकल इक्विपमेंट्स होंगे। तभी अचानक से एक ट्रक तेजी में उनसे आगे निकल जाता है और उस वजह से उसका सामान नीचे गिरने लगता है, जो कि कार के सामने आ जाता है। सियोजन साइड से कार ले जाने लगता है, लेकिन सामने से दूसरी कार आ रही थी, इसलिए वो बहुत तेज ब्रेक लगाकर कार मोड़ लेता है। इन सब में उसके कंधे पर चोट लग जाती है। तब गिमजू चोट पर दवाई लगाती है, तो दवाई लगाते टाइम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, जिससे उन्हें ऑकवर्ड लगने लगता है। तो गिमजू कुछ बहाना बनाकर वहां से चली आती है। घर में आकर भी वो वही सोच रही थी। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसे लगने लगता है कि मेरी बीमारी के सिम्टम्स कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। सियोजन को देखते हैं, उसने उस ट्रक वाले के बारे में पुलिस से पता लगाने के लिए कहा था, क्योंकि उसे शक था कि कहीं वो उसके डैड तो नहीं थे, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। उसे डर लग रहा था कि वो उसकी लाइफ में वापस आकर गिमजू को चोट ना पहुंचाएं, इसलिए उसे अजीब डरावने सपने आ रहे थे। वहीं गिमजू खुद को बिजी रखने के लिए सियोजन की कार रिपेयर कर रही थी। तब उसमें उसे जुइब की शादी के दिन का पार्किंग टिकट मिलता है। वो चौंक जाती है कि उस दिन सियोजन वहाँ पर क्या कर रहा था। वहाँ कॉल करती है तो पता चलता है कि सियोजन ने जुइब की कार को ब्लॉक कर दिया था, जिससे उन्हें हनीमून पर जाने में लेट हो गया था। गिमजू सरप्राइज होती है कि मतलब सियोजन को पहले से ही सब पता था और वो हर बार उसकी हेल्प किया करता था, लेकिन उसे ये एहसास तक नहीं हुआ। रास्ते में उसे ड्रिंक करते हुए लोग दिखते हैं, तो वो भी ड्रिंक पीने के लिए बैठ जाती है। तब फोन में उसकी मॉम का मैसेज खुला हुआ था। जब उसने उन्हें सॉरी बोला था, उसकी मॉम ने लिखा था कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ड्रिंक से ज्यादा मुझ पर भरोसा रख सकती हो।
ये देखकर वो ड्रिंक छोड़ देती है और घर आ जाती है। लेकिन घर पर जब अपनी मॉम को ड्रिंक करते हुए देखती है तो चौंक ही जाती है। उन्होंने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी कि वो बेहोश हो जाती हैं। दूसरी तरफ हेमी स्यूजिन से मिलने जाती है तो वहाँ दवाइयाँ देकर उसे बुरा लगता है कि तुमने फिर से ये लेना शुरू कर दिया। तब वो उनके सामने ग्युमजू को लेकर अपनी फीलिंग्स बता देता है कि अब वो फिर से उसे खोना नहीं चाहता, वो अभी भी उसे पसंद करता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।